विभाजनकारी अनुच्छेद 370 अब अपने वास्तविक रूप में कभी भी वापस नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट का 11 दिसंबर 2023 का फैसला बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। 5 अगस्त 2019 को उसे निरस्त करने का मोदी सरकार का फैसला सर्वथा उचित है। संदेश बिल्कुल साफ है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। नमस्कार, मैं हूं ऋचा अमृत। आप अब तक ये तो समझ ही गए होंगे कि आज के एपिसोड में हम अनुच्छेद 370 के 7 दशकों की रियल स्टोरी बताने वाले हैं। अनुच्छेद 370 की रियल स्टोरी के 4 भाग हैं। भाग 1, कश्मीर के भारत में विलय के समय प्रधानमंत्री नेहरू की पंचभूल। भाग 2, जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे के लिए अनुच्छेद 370 लाने की प्रक्रिया। भाग 3, अनुच्छेद 370 की वजह से जम्मू कश्मीर का 2019 तक कितना और क्या नुकसान हुआ। भाग 4, पीएम मोदी के द्वारा कानूनन अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने की प्रक्रिया। पंचशील, ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आइए आज जम्मू कश्मीर के विलय के समय की गई नेहरू जी की पंच भूल की बात करते हैं। पहली भूल, कश्मीर के भारत में विलय पर नेहरू जी द्वारा देरी। महाराजा हरि सिंह हमेशा से कश्मीर का भारत में विलय चाहते थे, लेकिन एक बार नहीं, हर बार नेहरू जी ही बाधा बने। ये कहा सुना या व्हाट्सएप न्यूज फैक्ट्री का तथ्य नहीं है, इतिहास के पन्नों में इसके प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद हैं। और तो और, कश्मीर के भारत में विलय में देरी किसने की, ये 24 जुलाई 1952 को लोकसभा में प्रधानमंत्री नेहरू ने अपने भाषण में खुद स्वीकार किया। स्पष्ट शब्दों में कहा था कि विलय का प्रश्न हमारे सामने 1947 की जुलाई या मध्य जुलाई में आया था। हमारे वहां के लोकप्रिय संगठन नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके नेताओं के साथ संपर्क थे और महाराजा की सरकार के साथ भी हमारे संपर्क थे। महाराजा मतलब हरि सिंह और लोकप्रिय नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मतलब शेख अब्दुल्ला। भाषण में नेहरू जी ने आगे कहा कि हमने दोनों को सलाह दी कि कश्मीर एक विशेष मामला है और वहां किसी भी प्रकार की जल्दबाजी की कोशिश करना उचित नहीं होगा। शायद कुछ लोगों के लिए ये एक प्रमाण काफी नहीं होगा, इसलिए हम नेहरू जी की पंच भूलों में पहली भूल के 5 और प्रमाण आपको दे रहे हैं। पहला प्रमाण, 20 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के प्रधानमंत्री एमसी महाजन ने प्रधानमंत्री नेहरू को पत्र लिखकर भारत में कश्मीर के विलय की अपनी इच्छा जाहिर की। ये आपात स्थिति थी क्योंकि पाकिस्तानी कबायलियों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था। इसके जवाब में 21 अक्टूबर को नेहरू जी ने पत्र लिखकर कहा, ऐसे समय में भारतीय संघ में विलय की घोषणा करना संभवतः अवांछनीय होगी। क्या शब्दों में छिपा संदेश काफी नहीं है कि कौन विलय की मांग कर रहा था और कौन इस विलय को टालने का प्रयास कर रहा था। पाकिस्तान आक्रमण कर चुका था, फिर भी नेहरू जी सलाह दे रहे थे कि विलय नहीं किया जाए। कहानी क्या थी? नेहरू जी का पर्सनल एजेंडा शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री बनाना था और ये तथ्य नेहरू जी के उसी पत्र में मौजूद है। दूसरा प्रमाण, 25 नवंबर 1947 को नेहरू जी ने संसद में कश्मीर मुद्दे पर भाषण दिया। कहा, हम सिर्फ एक विलय नहीं चाहते बल्कि उनके लोगों की इच्छा के अनुसार एक संघ चाहते हैं। दरअसल हम किसी भी तरह के त्वरित निर्णय को प्रोत्साहित नहीं करते। नेहरू जी ने स्वयं माना था कि कश्मीर के विलय के लिए शर्तें रखना और शर्तें पूरी न होने तक विलय न होने देना, ये वो खुद कर रहे थे। तीसरा प्रमाण, कांग्रेस अध्यक्ष आचार्य कृपलानी ने मई 1947 में कश्मीर का दौरा किया। 20 मई 1947 को द ट्रिब्यून में एक लेख प्रकाशित हुआ। इस लेख में आचार्य कृपलानी के विचारों को लेखक ने लिखा। हरि सिंह की भारत में विलय की तीव्र इच्छा थी, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का हरि सिंह के खिलाफ कश्मीर छोड़ो का नारा बिल्कुल गलत था। हरि सिंह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं थे। इसके बाद ट्रिब्यून ने लिखा कि कृपलानी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से क्विट कश्मीर नारा समाप्त करने की अपील भी की। यहाँ गौर करने की बात यह है कि उस वक्त के कांग्रेस अध्यक्ष और पूरी कांग्रेस मानती थी कि हरि सिंह भारत में विलय चाहते थे, लेकिन रोड़ा शेख अब्दुल्ला का क्विट कश्मीर आंदोलन है। पूरी कांग्रेस से पलट सिर्फ नेहरू जी शेख अब्दुल्ला के साथ थे और इस जिद ने ऐसे घटनाक्रमों का चक्र चलाया जिसका दशकों तक भारत और कश्मीर ने खामियाजा भुगता। चौथा प्रमाण, जून 1947 में कश्मीर यात्रा पर जा रहे लॉर्ड माउंटबेटन को नेहरू जी ने एक नोट लिखा। नोट के पैरा 28 में लिखा कि सामान्य और स्पष्ट रास्ता ये प्रतीत होता है कि कश्मीर भारत की संविधान सभा में शामिल हो जाए। इससे जनता की मांग और महाराजा की इच्छाएं दोनों पूरी होंगी। इस शब्दावली से स्पष्ट है कि नेहरू जी जानते थे कि महाराजा की इच्छा है भारत में विलय। पांचवा प्रमाण, जुलाई 1947 में विलय के एक और प्रयास को नेहरू जी ने अस्वीकार कर दिया था। पाकिस्तान के अक्टूबर के आक्रमण से पूरे 1 महीने पहले सितंबर 1947 में महाराजा हरि सिंह द्वारा फिर एक प्रयास किया गया।
इस प्रयास के बारे में उस वक्त कश्मीर के प्रधानमंत्री MC महाजन लिखते हैं कि मैं भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से भी मिला। महाराजा विलय के लिए तैयार थे। भारत और राज्य के प्रशासन में आवश्यक सुधार भी लाना चाहते थे। हालांकि वो चाहते थे कि प्रशासनिक सुधारों का प्रश्न बाद में उठाया जाए, जबकि नेहरू जी राज्य के आंतरिक प्रशासन में तत्काल परिवर्तन चाहते थे। इन सभी प्रमाणों से स्पष्ट है कि नेहरू जी ने व्यक्तिगत कारणों से विलय में देरी की। विलय में देरी की रियल स्टोरी ये थी कि शेख अब्दुल्ला को कश्मीर छोड़ो अभियान के लिए हरि सिंह ने 20 मई 1946 को गिरफ्तार कर लिया। नेहरू जी शेख अब्दुल्ला का समर्थन करने के लिए आए। महाराजा हरि सिंह ने नेहरू जी को सीमा पर हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने पर नेहरू जी की प्रतिक्रिया को उनके एक सहयोगी ने एक नोट में रिकॉर्ड किया। उन्होंने गुस्से में जमीन पर अपना पैर पटका और कहा कि एक दिन कश्मीर के महाराजा को कांग्रेस अध्यक्ष की बेइज्जती के लिए पश्चाताप करना होगा और माफी मांगनी होगी। कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू इतने नाराज थे कि उन्होंने बदला लेने के लिए समय का इंतजार किया और बदला लिया। बार बार अलग अलग तरीकों से महाराजा हरि सिंह ने भारत में कश्मीर विलय की अपील की और नेहरू जी बार बार अलग अलग तरीकों से विलय को टालते रहे। भारत के किसी भी रियासत के विलय के लिए कोई शर्त नहीं रखी गई थी, लेकिन कश्मीर के लिए नेहरू जी शर्तें बढ़ाते गए। नेहरू जी ने साफ कर दिया कि पहले शेख अब्दुल्ला की जेल से रिहाई, प्रधानमंत्री के तौर पर शेख अब्दुल्ला की नियुक्ति और उसके बाद कश्मीर का भारत में विलय। नेहरू जी की शर्त के अनुसार महाराजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को 29 सितंबर 1947 को रिहा भी कर दिया। नेहरू जी की शर्त के सामने झुकने के बाद 20 अक्टूबर को हरि सिंह ने फिर भारत में विलय के लिए प्रयास किया, लेकिन 21 अक्टूबर को लिखी गई चिट्ठी में नेहरू जी ने इस बार भी इनकार कर दिया। पत्र में नेहरू जी ने अपनी चाहत इस बार तो लिखित स्पष्ट कर दी। उन्होंने लिखा कि एक प्रोविजनल या अनंतिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए शेख अब्दुल्ला की नियुक्ति की जाए, यानी अब्दुल्ला पहले, भारत में विलय बाद में। नेहरू जी अड़े हुए थे और इसी वजह से विलय में देरी हुई। अगर इस दावे के लिए दिए गए हमारे सबूत पर्याप्त नहीं है तो एक और सबूत है। 27 सितंबर 1947 को नेहरू जी द्वारा सरदार पटेल को लिखी गई चिट्ठी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि महाराजा के लिए इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। शेख अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को रिहा करना, उनके प्रति मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना, उनका सहयोग लेना और उन्हें ये महसूस कराना कि वास्तव में ऐसा हुआ है, तभी भारतीय संघ में कश्मीर के विलय की घोषणा हो सकती है। राष्ट्रीय हित और तर्क तो ये कहते हैं कि नेहरू जी पहले देश को एकजुट करते, कश्मीर को भारत में शामिल करते, पाकिस्तान के लिए हमेशा के लिए कश्मीर के दरवाजे बंद कर देते और फिर बाद में अपने मित्र शेख अब्दुल्ला को कश्मीर सरकार का मुखिया बनाते। नेहरू जी ऐसा करते तो वो दृष्टिकोण भारत सर्वप्रथम का होता, लेकिन उन्होंने शेख अब्दुल्ला को पहले स्थान पर रखा और भारत को दूसरे स्थान पर। पंचभूल में दूसरी बड़ी भूल। यूएन में नेहरू जी कश्मीर मामले को अनुच्छेद 35 के बजाय अनुच्छेद 51 में ले गए। अगर अनुच्छेद 35 के तहत ले जाते तो ये मामला सिर्फ एक आक्रमणकारी देश पाकिस्तान और आत्मरक्षा करने वाले देश भारत का मामला बनता। सारा का सारा दोष पाकिस्तान पर मढ़ा जाता। अनुच्छेद 51 के तहत ले जाने पर यह मामला दो देशों के बीच विवाद का बन गया और भारत और पाकिस्तान को एक ही पटल पर रख दिया गया। पंचभूल में तीसरी बड़ी भूल। कश्मीर में प्लेबिसाइट या जनमत संग्रह करवाने के लिए नेहरू जी का बेवजह का वादा। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने विलय के जिन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए वो 100% वही थे जिस पर हर रियासत के राजाओं ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें प्लेबिसाइट की कोई शर्त नहीं थी। बेवजह नेहरू जी ने 26 अक्टूबर को तय कर दिया कि विलय के बाद भी जनमत संग्रह कराया जाएगा। इस गलती को और भयावह करते हुए नेहरू जी ने बिना किसी की मांग किए हुए यही वादा पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान से भी कर दिया और उसी क्रम में जाकर यूएन में भी मान गए और किसी रियासत में प्लेबिसाइट की मांग न उठी न हुई। ये तलवार सिर्फ कश्मीर पर लटकी और लटकाने वाले थे सिर्फ नेहरू जी। पंचभूल में चौथी बड़ी भूल। जनमत संग्रह की लटकती हुई तलवार 5 जनवरी 1949 को सदा के लिए समाप्त हो सकती थी। यूएनसीआईपी ने 5 जनवरी 1949 को भारत को लिखे अपने पत्र में स्पष्ट कर दिया था कि क्योंकि पाकिस्तान ने सीज फायर की शर्तें नहीं मानी हैं, इसलिए कश्मीर में जनमत संग्रह का औचित्य समाप्त हो गया है। यूएनसीआईपी के पत्र का भारत ने अगर सही इस्तेमाल किया होता तो प्लेबिसाइट का प्रश्न 1949 में ही समाप्त हो जाता, न कि 70 साल तक हमारा पीछा करता। पंचभूल में पांचवी बड़ी भूल। जिस प्रक्रिया से देश की सभी रियासतें भारत का अभिन्न हिस्सा बनी, उसी प्रक्रिया से कश्मीर का विलय होने के बावजूद अनुच्छेद 370 का नासूर भारतीय संविधान में जोड़ना थी। पंचभूलों के बाद बात करते हैं दूसरे भाग की। भाग 2,
जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे के लिए अनुच्छेद 370 बनाने की प्रक्रिया स्वयं में ही अप्रत्याशित थी। संविधान का कोई भी प्रावधान संविधान सभा के सदस्य सर्वसम्मति से बनाते थे। अनुच्छेद 370 एक अकेला ऐसा प्रावधान है जिसे संविधान सभा के सदस्यों ने नहीं बल्कि शेख अब्दुल्ला और गोपाल स्वामी अयंगर ने बनाया था। अनुच्छेद 370 को लेकर संविधान सभा के सदस्य जो मसौदा तैयार करते थे उसे शेख अब्दुल्ला अस्वीकार कर देते थे और खुद ड्राफ्ट बनाकर भेजते थे। और ये एक दो बार नहीं, दसियों बार हुआ। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ड्राफ्ट पर सहमति दे दी, लेकिन शेख अब्दुल्ला ने उस मसौदे में फिर बदलाव कर दिया। ये उस वक्त की बात है जब प्रधानमंत्री नेहरू अमेरिका दौरे पर गए थे। शेख अब्दुल्ला के ड्राफ्ट को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सहमति मिलने के बाद जब शेख अब्दुल्ला ने उसे फिर बदल दिया तो कांग्रेस में इसका घोर विरोध हुआ। सरदार पटेल के सचिव विष्णु शंकर ने सरदार पटेल से इस मामले पर चर्चा की और अपनी आपत्ति स्पष्ट रूप से बताई और सरदार पटेल से उनकी राय पूछी। तो सरदार पटेल ने कहा, मैं स्थिति से बहुत चिंतित था। गोपाल स्वामी ने नेहरू जी की सलाह के तहत काम किया था। यदि जवाहरलाल यहाँ होते तो मैं उनके साथ बहस कर सकता था, लेकिन मैं गोपाल स्वामी के साथ ये कैसे कर सकता था जो केवल उनके आदेशों के तहत काम कर रहे थे। अगर मैं ऐसा करता तो लोग कहते कि जब नेहरू जी देश के बाहर थे तो मैं उनसे विश्वासघात कर रहा था। गोपाल स्वामी ने मुझसे मदद की अपील की थी। ऐसे में मैं नेहरू जी की अनुपस्थिति में अयंगर को कैसे निराश कर सकता था। जाहिर है सरदार पटेल का प्रोटोकॉल और पेशेवर आचरण ही था जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के भीतर घोर विरोध और शेख अब्दुल्ला की अलगाववादी राजनीति के बावजूद अयंगर ने अनुच्छेद 370 पर समर्थन हासिल कर लिया। गोपाल स्वामी अयंगर ने शेख अब्दुल्ला के सभी प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया और फिर संविधान सभा ने जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जे पर अयंगर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इस तरह अनुच्छेद 370 प्रभाव में आ गया। भाग 3, अनुच्छेद 370 की वजह से जम्मू कश्मीर का 2019 तक कितना और क्या नुकसान हुआ, ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेहरू जी के बनाए अनुच्छेद 370 की वजह से 2019 तक जम्मू कश्मीर और वहां के लोगों का बहुत नुकसान हुआ। कश्मीर में रहने वालों के मन में स्थायी असमंजस स्थापित हो गया। असमंजस इस बात का कि उन्हें कई दशकों तक ये समझ में ही नहीं आया कि वो भारत को अपना कहें, पाकिस्तान को अपना कहें या कश्मीर को अपना कहें। और ऐसी मनोस्थिति बन गई कि जो भारत में रहना भी चाहते थे वो कभी भारत को अपना मान ही नहीं पाए। इस इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डुअलिटी यानी कि संस्थागत दुविधा का फायदा उग्रवाद और अलगाववाद ने उठाया और फिर कश्मीर आतंकवाद का केंद्र बन गया। हजारों की तादाद में कश्मीरियों की जान गई। कश्मीरी हिंदुओं को जबरन कश्मीर से 1990 में खदेड़ दिया गया। 2019 तक 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए। उसी कश्मीर में पत्थरबाजी का चलन बढ़ा जो आप सभी ने देखा है। अनुच्छेद 370 और 35A के लागू होने से भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कश्मीर की महिला अगर राज्य से बाहर किसी से शादी करती थी तो उसे संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता था। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए अधिनियम लागू नहीं था। शिक्षा का अधिकार जो 8 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार है वो वहां लागू नहीं था। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम जैसे कई कानून लागू नहीं थे। देश में अनुसूचित जनजातियों के लिए बनने वाले कानून जम्मू कश्मीर में रहने वाले 12% एसटी आबादी पर लागू नहीं होते थे क्योंकि वहां 1954 में लागू ऑर्डर ही चलता था। एसटी समुदायों के पास कोई अधिकार या सुरक्षा नहीं थी। कश्मीर का कानून कुछ ऐसा था कि सफाई कर्मचारी को पुश्तों तक सफाई का काम ही करना पड़ता था, भले ही वो पढ़ लिख जाएं, लेकिन नौकरी सफाई कर्मचारी की ही मिलती थी और वो नागरिकता के अधिकार से भी वंचित थे। 20,000 से अधिक वेस्ट पाकिस्तान से कश्मीर आने वाले लोग अपने ही देश में विदेशी थे। कश्मीर में बस तो गए लेकिन उनका वोटिंग अधिकार छीन लिया गया। अनुच्छेद 370 ने कश्मीर में ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि विकास कार्यों में निजी निवेश पूरी तरह से बंद हो गया। राज्य में कोई बड़े उद्योग विकसित नहीं हुए। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन में कोई बड़ा निवेश नहीं हुआ। कश्मीर के युवा रोजगार के लिए तरस गए। अनुच्छेद 370 के नुकसानों को आप गिनते जाएंगे लेकिन वो खत्म नहीं होंगे। 370 कश्मीरियों और भारत के बीच एक ऐसी दीवार बन गया जिसने हमें जुड़कर भी जुड़ने नहीं दिया। और अंततः बात भाग 4 नरेंद्र मोदी सरकार ने कानूनी तरीके से अनुच्छेद 370 को खत्म किया। नरेंद्र मोदी सरकार के 370 को निरस्त करने के कदम पर 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। इस फैसले की कुछ मुख्य बातें हम आपको बता देते हैं। राष्ट्रपति को आर्टिकल 370 हटाने का एकाधिकार और संपूर्ण अधिकार है। अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला संवैधानिक तौर पर सही था। संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होते हैं। यह फैसला जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए था। अनुच्छेद 370 हटाने में कोई दुर्भावना नहीं थी। आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।
जम्मू कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस दृढ़ता से मोदी सरकार के कदम का समर्थन किया कि जब केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा कि धारा 370(3) के तहत सिफारिश के लिए भंग हुई संविधान सभा जैसी कोई संस्था आज खड़ी कर लेते हैं ताकि ये औपचारिकता भी पूरी की जा सके, तो कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि राष्ट्रपति के पास एक अधिकार है कि वो जब चाहे अधिसूचना जारी कर 370 हटा सकते हैं और इस औपचारिकता की कोई आवश्यकता ही नहीं है। शुरुआत श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, जो नेहरू कैबिनेट में मंत्री थे। उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया था, नई पार्टी बनाई और नारा दिया कि एक देश, दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं हो सकते। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस नारे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चरितार्थ किया जब 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35(a) को निरस्त कर दिया और फिर 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने भी उस नारे पर मुहर लगा दी। एक देश, दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं हो सकते। अब भारत में एक विधान, एक निशान और एक प्रधान ही होगा। रियल स्टोरी का एपिसोड आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें लिखकर जरूर भेजें। किसी और मुद्दे पर रियल स्टोरी के साथ आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें।